रात के 10 बज गए थे। अनुराग ने सभी से कहा, क्यों ना पुष्पेंद्र की बकवास सुनने से पहले डिनर कर लिया जाए। अच्छा, हमारी कहानी तुम्हें बकवास लगेगी? बेटा, सबसे बढ़िया कहानी तो हमारी ही होगी। अच्छा बाबा, सॉरी। गप्पों के शहंशाह, भूख लग रही है तुम्हें या नहीं, पहले ये बताओ। हाँ भाई, भूख तो लग रही है। खास तौर पर तरह तरह के व्यंजनों की सुगंध मन को लुभा रही है। चलो, दामिनी और हेमंत भी अगर यही चाहते हैं तो पहले खाना खा लिया जाए। क्यों मित्रों, आप लोग क्या कहते हैं? चलो ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, इतने पुष्पेंद्र को भी गप सोचने का समय मिल जाएगा। हेमंत, तू भी अनुराग की सोच रखता है? अरे नहीं यार, हमारी मंडली में तेरे से बेहतर कौन है यार। ये तो हम तीनों मानते हैं कि यू आर द बेस्ट एंटरटेनर। इतने में पुष्पेंद्र ने नोटिस किया कि दामिनी उदास सी लग रही है और शायद उसकी आंखों में आंसू भी हैं। वो दामिनी को चीयर अप करने के लिए बोला, क्या हो गया मैडम? इतनी भी क्या खोई हो पतिदेव के ख्यालों में? शादी हुई नहीं कि भूल गई पुराने दोस्तों को? अरे नहीं, तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। तुम लोगों की दोस्ती की खातिर ही तो मैं वापस आई हूँ। खैर, सच सच बताओ, तुम में से कौन कौन मानता है कि भूत होते हैं और कौन कौन मानता है कि भूत नहीं होते? भाई, अपन तो मानता है कि भूत प्रेत होते हैं। अपन ने तो उनके साथ डिनर भी करेला है। हाँ, सपने में किया था ना तूने? अरे नहीं, पूरे होश हवास में, राहुल, शाहरुख और दिवाकर के साथ। हुआ यूँ कि 15 तारीख को मैं होटल क्वींस में डिनर करने गया था। डिनर का ऑर्डर दिया ही था कि ये तीनों भी अधमके और वेटर से बोले, भैया जो ऑर्डर पुष्पेंद्र ने दिया है वह 3 जगह और ले आओ। अरे यार, ये क्या कह रहे हो भैया? मेरे पास तो केवल 500 का नोट है और तुम्हें तो मालूम ही है कि इस होटल का खाना बहुत महंगा है। मुझे अपना भविष्य दिखने लगा। एक बड़ी सी किचन है जिसमें कई सारे बर्तन, बड़े बड़े भगोने और कढ़ाई रखे हैं और मैं उन्हें मांज रहा हूँ और मेरे सर पर हेडमास्टर की तरह छड़ी लिए मैनेजर खड़ा है। उन लोगों ने कहा, हमारे होते हुए तू क्यों चिंता करता है? हम हैं ना तेरे साथ। तुझे एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बिल हम भरेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर तो एक के बाद एक मैं डिशेस ऑर्डर करता रहा और जब तक खाना गले में अटक नहीं गया तब तक खाता रहा। जब बिल देने का समय आया तो उन लोगों ने कहा, अब तुम जाओ, हम लोग बिल भर के चले आएंगे। लेकिन मैं गया नहीं और बाहर खड़ा होकर छुपकर देखने लगा। वेटर ने उन्हें 2700 रुपये का बिल ला कर दिया, लेकिन तभी सबने देखा एक एक करके तीनों वहाँ से हवा में विलीन हो गए, एक जिन की तरह। वेटर ये देखकर बेहोश हो गया। बाद में पता चला कि उन तीनों का निधन 4 दिन पहले ही हो गया था। इसी होटल के खाने से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अच्छा, अनुराग ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर उन्होंने तुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों करी? ताकि तू भी मर जाए और उनकी भूत की क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी और आ जाए? हेमंत ने हंसते हुए कहा। यार पप्पू, गप मारने में भी अकल लगती है। तुम लोग इसकी बात पे बिल्कुल यकीन मत करना भाई, न्यूज़पेपर हम भी पढ़ते हैं। ये घटना चेन्नई में घटी थी। बता, तू चेन्नई कब गया था? गया था ना, नौकरी के सिलसिले में गया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। तू अपने आप को ज़बरदस्ती न्यूज़ में फिट क्यों करता है? गप्पी नंबर 1, सुधर जा। वैसे एक न्यूज़ मैंने भी सुनी थी। कार की पीछे की सीट पर 2 साल का बच्चा लेटा हुआ था और माँ गाड़ी चला रही थी। अचानक उसकी गाड़ी पेड़ से जा टकराई और माँ का देहांत हो गया। गाड़ी चारों ओर से बंद थी और बच्चा बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। कुछ दूरी पर बैठे 2 लड़कों के पास एक महिला पहुंची और उनसे उस बच्चे को बचाने की विनती करने लगी। उन तीनों ने वहां पहुंचकर बड़ी कठिनाई से कार का दरवाज़ा खोला और बच्चे को बचाया। आगे बच्चे की माँ स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी। उन लड़कों ने जब महिला को सीधा किया तो उनके होश उड़ गए। ये तो वही महिला है जिसने उन लोगों से मदद मांगी थी। ऐसे वाक्य सुनने में तो आते हैं, लेकिन इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। सही कह रहे हो तुम लोग। जो बहुत प्रिय होते हैं वो मरने के बाद भी सपने में या साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम चारों में से अगर कोई असमय विदा हो जाता है तो वह सपनों में या साक्षात हमारे सामने आ जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। यार, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन भूत है और कौन इंसान? अबे, भूत के पैर उल्टे होते हैं ना। नहीं नहीं यार, भूत ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके आर पार दिख जाता है। अनुराग ने दामिनी की ओर देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे लगा वो बोर हो रही है। क्यों दामिनी, तुम्हें क्या लगता है भूत की क्या पहचान होती है? पहचान मतलब?
कोई पहचान नहीं होती। भूत का मतलब ही ये है कि उसकी कोई पहचान नहीं होती, कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता, बस वो एग्जिस्ट करता है। अब तुम ये बिजली के तार ही देखो, इनमें बिजली तैरती है। क्या किसी ने बिजली को देखा है? नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि बिजली होती है। कैसे? अगर तुम बिजली छुओगे तो शॉक लगता है, पर क्या बिजली खुद ये जानती है कि उसे छूने पर शॉक लगता है? नहीं, बिजली के अंदर कोई एहसास नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, बिजली सिर्फ होती है। जैसे कि ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में किसी भी ने भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनकी एग्जिस्टेंस को सभी लोग मानते हैं और समझते हैं। यार सुपर एक्सप्लेन किया है। मुझे तो कॉलेज की वो दामिनी याद आ गई जिसके पीछे बैठकर मैं एग्ज़ाम में टीपा करता था। यार दामिनी, लेकिन फिर जो हम फिल्मों में देखते हैं कि आत्मा किसी मकसद से आती है फिर चली जाती है, फिर वो सब तो झूठ हुआ ना? नहीं, पूरी तरह नहीं। मृत्यु के कुछ समय बाद तक आत्मा में एहसास रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास खत्म होता जाता है। तो किसी अनसुलझे मकसद को पाने के लिए आत्मा कुछ देर चेतन रह सकती है। वैसे मैं तुम लोगों को एश्योर कर सकती हूँ कि आज की सभा विसर्जित होने से पूर्व तुम लोग इतना तो यकीन करने ही लगोगे कि कुछ ना कुछ तो अवश्य होता है। अपनी कहानी पे इतना घमंड दामिनी? यार देखो, आज नींद तो आनी मुश्किल है। चलो सब खाना खा चुके हैं। पुष्पेंद्र, दामिनी, तुम लोग भी फटाफट संस्मरण सुनाओ। अब 12 बज चुके हैं, कम से कम 1 बजे तक तो फ्री हो जाएं। बड़ी मस्त कहानी सुनाऊंगा। आफ्टर ऑल अपन को पिटना थोड़ा ही है। हाँ, तो कहानी यूँ है कि मैं सहारनपुर से देहरादून जा रहा था। कंडक्टर ने आकर पूछा, कहाँ का टिकट बनाऊँ बाबूजी? मैंने उससे कहा, एक टिकट देहरादून का बना दो। टिकट बनाकर उसने टिकट के पैसे मांगे। मैं 5 मिनट तक अपनी सभी जेबें टटोलता रहा। कंडक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, क्या टिकट के पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास? हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है। इस बार फ्री ले चल, अगली बार 10 रुपये ज़्यादा काट लिए। कंडक्टर ने आवाज़ लगाकर ड्राइवर से कहा, रोक ले भैया, एक सवारी उतारनी है। बस रुकने पर वह बोला, अब उतर लो भाई, अगली बार बस में पैसे लेकर ही चढ़ना। मैंने चोर पॉकेट से पैसे निकालकर उसे देते हुए कहा, अरे चलो, चोर पॉकेट में मिल गए पैसे रखे हुए। अब आए ना रास्ते पर, सहारनपुर की सवारी से टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है, वरना ये बाज नहीं आते। मैंने उससे बिगड़ते हुए कहा, तो बेटा अब लेकर दिखा। अब तो मैं पैसेंजर पास पर ही यात्रा करूँगा। ये ले, देख ले पास। कंडक्टर थोड़ा तेजी से बोला, देखिए कैसे टाइम पास कर रहा है ये हमारे साथ में। हेमंत तुरंत बोला, भैया ये तुमसे ही नहीं, हमसे भी टाइम पास कर रहा है। दामिनी जरा लगाना है। दामिनी ने तुरंत एक स्केल पुष्पेंद्र को जड़ दिया। पुष्पेंद्र ने कहा, तुम्हें तो दामिनी टीचर होना चाहिए था। फिलहाल तुम अपनी कहानी तो बढ़ाओ। क्या तुम्हारी कहानी सुनने के लिए हम लोगों को रात्रि जागरण करना पड़ेगा? तो सुनो, हमारी बस अब एक भीड़ भरे रास्ते में गुजर रही थी। बस में भी अब पूरी सीटें भर चुकी थी। कुछ लोग रास्ते में खड़े हुए थे। एक खड़े हुए आदमी का सूटकेस अचानक खुल गया। सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो सूटकेस रुपयों से भरा हुआ था। सब कोई ऊपर से रुपयों की झलक लेना चाह रहे थे। जो नहीं देख पा रहे थे, पंजों पर उचक उचक कर लक्ष्मी के दर्शन करना चाह रहे थे। बाहर सड़क इतनी सकरी थी कि बगल से गुजरने वाला वाहन भी छुआ कर गुजर रहा था। एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, ये सारा रुपया तुम्हारा है? अरे नहीं भाई, मुझे तो पड़ा हुआ मिला था, मैं इसे उठाकर ले आया। उसकी बात सुनकर मेरे आगे बैठी मोटी सी महिला जो खिड़की के पास बैठी थी कहने लगी, पता नहीं लोग कैसी कैसी तकदीर लेकर आते हैं। हमें तो आज तक पड़ी हुई खोटी चवन्नी भी नहीं मिली। मैंने आंटी से मजे लेते हुए कहा, आंटी अपना पल्लू फैलाकर मांगो, भगवान उसको बेशकीमती चीज़ों से भर देगा। और वह महिला सचमुच आंचल फैलाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरा दामन भी भर दो। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। 3-4 सीट आगे एक सज्जन खिड़की से बाहर सर निकालकर ताक रहे थे कि अचानक वो उधर से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए। दुर्भाग्यवश उनका सर धड़ से अलग हो गया और वो 2 खिड़की क्रॉस करके आंटी के आंचल में धप से आके गिरा। आंटी बहुत जोर से चीखी और बेहोश हो गई। लोग की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं। औरतें जोर जोर से चीखने लगीं,
कोई कह रहा था भूत है, कोई कह रहा था सरकटा भूत। लेकिन मुझे इस सिचुएशन में भी न जाने क्यों तेज हंसी आ रही थी। आंटी ने क्या मांगा था, उन्हें क्या मिल गया। बस रुक गई। जिस बस में 10, 70, 72 लोग चढ़े हुए थे, अब एकदम वीरान हो गई थी। उसी समय एक पैसेंजर मेरे पास आकर बोला, क्या यह बस खाली है और देहरादून जा रही है? मैंने उससे कहा, हाँ बेटा बिल्कुल खाली है, तेरा ही इंतज़ार कर रही है, जा सोता हुआ जाना। वो मज़े से बस में चढ़ गया, लेकिन जब उसने एक सर और धड़ अलग अलग कटा हुआ पड़ा देखा तो वह एकदम डर के मारे चीखता हुआ अगले गेट से कूद गया और मुझे कातिल निगाहों से घूरने लगा। भारत में आप जानते ही हैं कि अंधे आदमियों की कमी नहीं है। एक दूसरा अंधा आकर फिर मुझसे वही सवाल करने लगा कि भैया ये बस कहाँ जा रही है, क्या खाली है, क्या देहरादून जा रही है? मैंने सख्ते में आई भाई साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनसे पूछ लो, वही इस बस के मालिक हैं। इसके बाद मैंने वहाँ से फूट लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ी देर हो गई तो ये मेरी सुताई करेंगे। अनुराग पुष्पेंद्र से कहा, चलो बेटा अब न्यूज़ दिखाओ। पुष्पेंद्र को जरा सी देर लगी। उसने अपनी जेब से निकालकर एक न्यूज़ कटिंग सामने रख दी। ये सहारनपुर देहरादून के रास्ते में घटी सच्ची घटना थी। परंतु कमाल की बात यह है कि कहानी सुनाने के दौरान पुष्पेंद्र बिल्कुल सीरियस था और उसके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं आ रही थी। अनुराग ने दामिनी से पूछा, दामिनी ये बताओ, पुष्पेंद्र ने पिटने का काम किया है या ये हॉरर स्टोरी सुनाने में सफल हुआ है? इसके द्वारा किए गए हमारे मनोरंजन को मद्देनजर रखकर इसे माफ किया जा सकता है। चलो अब हमारी प्यारी सी नई नवेली दुल्हन अपना स्मरण सुनाएगी। ठीक है तो सुनो, मैं अपने जीवन को 4 फेज में डिवाइड करना पसंद करूँगी। बचपन, जिसकी अब हल्की हल्की सी यादें शेष है। दूसरा फेज मेरा अपनी सहेलियों के साथ बीता। वह भी क्या दिन थे जब हम आपस में गप्पे मारा करते थे, चाट पकौड़ी और गोल गप्पे खाया करते थे। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ सुना सुना कुछ मिसिंग सा लगता था। फिर मेरी दोस्ती तुम कमीनों से हो गई। शुरू में अलग सा लगा, लेकिन जब तुम लोग मुझसे कहते थे कि तुम लोगों ने दोस्ती केवल इस वजह से की थी कि तुम 3 थे और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। समय के साथ हम लोगों की आपस में निर्भरता बढ़ती गई और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब हम लोग आपस में ना मिलते हों। मुझे प्रतीत होने लगा कि मेरा जीवन मुकम्मल हो गया है। लेकिन जैसे नदी में लहरें आती रहती हैं, उसी तरह से जीवन में भी नयापन होता रहता है। मेरे जीवन का नया 4था फेज शुरू हो गया। मेरे विवाह की तैयारी होने लगी। फिर डेस्टिनेशन मैरिज का ज़बरदस्त टर्न आ गया और मुझे 15 दिनों के लिए मॉरिशस आना पड़ा। दामिनी अपने जीवन की कहानी सुना रही हो या कोई संस्मरण भी सुनाओगी? लगता है तुम्हारी कहानी में थ्रिल या डर का तो कोई स्थान ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? सब कुछ है मेरी कहानी में। इसमें समुद्र में आने वाली सुनामी, बर्फीले पहाड़ों पर आने वाला एवलेंच और रेगिस्तान में आने वाला तूफान और टॉर्नेडो है। सुनो तो तुम लोगों ने कहा था कि हम जरूर आएंगे। इसी आस में मैं अपने विवाह को भी यादगार बना देना चाहती थी। मैंने मॉरिशस की बेस्ट ब्यूटिशियन को इंगेज किया। तुम लोग कहते थे चूड़ा जरूर पहनना, इसलिए मैंने जालंधर से चूड़ा मंगाया। लेकिन तुम तीनों तय समय के बाद भी कई दिनों तक नहीं आए। मुझे सब कुछ फीका फीका सा लगने लगा। घर के दरों दीवार मुझे काट खाने को दौड़ते थे। मुझे मॉरिशस जैसी सुंदर जगह में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विवाह के दिन जयमाल पड़ने में महज चंद घंटे रह गए थे। दिन ढल गया था, रात अपने पाँव पसार रही थी। ब्यूटिशियन ने मुझे परियों जैसा सजा दिया था। मुझे अभी भी आस थी कि तुम लोग आओगे। मेरी मम्मा और अन्य सहेलियाँ मुझे नीचे से ले जाने लगी थी, जहाँ पर वरमाला और फेरों की रस्म अदा की जानी थी। सीढ़ी के पहले पायदान पर मैंने पैर रखा ही था, तभी मैंने देखा तुम तीनों सूट पहने, हाथों में बुके लिए गेट पर खड़े मुझे देख रहे हो। उसी समय अचानक जोर से अनुराग का मोबाइल बज उठा। कुछ पल के लिए समय ठहर गया। हेलो, कौन बोल रही हैं? फिर अचानक उसके बाद अनुराग के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उधर से आवाज़ आई,
मैं दामिनी की मम्मी बोल रही हूँ। उनकी आवाज़ में कंपन, दुख की अनुभूति थी। अटक अटक कर आते उनके शब्द। बेटा, हम लोग मॉरिशस से कल लौट आए हैं। दामिनी की सीढ़ी से फिसल के मौत हो गई। कल दामिनी की तेरहवीं है। तुम हेमंत और पुष्पेंद्र जरूर आना। तीनों बार बार दामिनी की ओर देख रहे थे। दामिनी के चेहरे पर आते हुए भाव यह बता रहे थे कि उसे मालूम है कि उनके किससे और क्या बात हो रही है। उनमें से किसी को जो वो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिल कह रहा था आंटी और दामिनी हंसकर इस बात का खंडन कर दें, लेकिन नहीं। दामिनी रेत की आकृति की तरह धीरे धीरे मिटती जा रही थी। फर्श पर गिरते उसके चूड़े और कंगन की खनक उन्हें सुनाई दे रही थी। दामिनी धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। वो चाहते थे कि समय यहीं रुक जाए, दुनिया भर की तमाम घड़ियां बंद हो जाएं। उन्हें अन्य मौक़ों पर दामिनी का गाया यह गीत स्मरण हो आया। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। उन तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी भी तरह का भय, डर या रोमांच कदापि नहीं था। उन लोगों को दामिनी के साथ दया, सहानुभूति और हमदर्दी थी। उसके विवाह में न जाने का पछतावा था। उसके शब्द याद आ रहे थे, तुम लोग आते तो शायद बचा लेते। पर अब कुछ भी शेष नहीं था, सिवाय उसके कंगने और चूड़े के जो फर्श पर इधर उधर पड़े थे। वो उनके बीच नहीं थी, पर उसकी यादें, उसकी महक, उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा याद आ रहा था। तेरे आने की आस है ए दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है, ये रात क्यों डराती है, तू कहीं नहीं है मगर ऐसा क्यों लगता है हमें कि तू यहीं आस पास है ए दोस्त। इन तीनों का ग्रुप अब कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा दामिनी के समय में हुआ करता था। दामिनी का साया ठंडी हवा के साथ इन्हें हमेशा अपना एहसास कराता रहेगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। हमारी आगे आने वाली कहानी खौफ के कुछ अंश। एक दिन अचानक भारत के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट प्रताप शेरगिल ने बांद्रा वर्ली सी लिंक से कूदकर आत्महत्या कर ली। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्हें आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। वैसी ही भारी आवाज में उधर से फोन आया, लौट आए फॉरेन ट्रिप से, अब ध्यान से सुनो और फोन काटने की गलती मत करना। मेरी आवाज सुनकर तुम्हारे डैडी की सांसें रुक जाती थी। हमारा हर आदमी तुम्हारी हर विदेशी लोकेशन पर निगरानी कर रहा था। हम जानते हैं तुम अमेरिका के होटल मैरिटन की लग्जरी सूट नंबर 232 में ठहरे थे। दिनांक 14 को तुम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए थे। 15 को तुम लोगों ने ट्विन टावर देखा। कहने का मतलब ये है कि तुम लोग हर जगह हमारे निशाने पर थे। हम जहाँ चाहते तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर सकते थे। लेकिन कहावत है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जल्दी ही मारा नहीं जाता। तुम क्या जानो डर क्या होता है। तुम्हारे पास तो हर वक्त राइफल होती है, जिसको चाहा उड़ा दिया। डर तब लगता है जब किसी बदमाश का धमकी भरा फोन आता है। डर तब लगता है जब 10 बदमाश आपको AK-47 लिए अपने निशाने पर ले लेते हैं। डर तब लगता है जब आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक हॉल में कुर्सी से बांधकर बैठा दिया जाता है और आपको बदमाश चारों तरफ से खतरनाक
हथियार लिए घूरते रहते हैं। और जब आप अपने घर पर अपनी पत्नी बच्चे के साथ हो और बाहर से आपके घर पर पत्थरों की बरसात हो रही हो, आपकी खिड़कियों के शीशे खन खन कर की आवाज़ से टूट रहे हों, डर तब लगता है अभय प्रताप। कहना आसान होता है मेरे दोस्त, डर सबको लगता है, मुझे भी। जब रात में मशीन गन की तड़तड़, टैंक से छूटते गोले, बम की भयानक आवाज़, लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ती है, तो वो मंजर कितना भयानक होता होगा, जरा सोचो। लेकिन तुमने तो सुना ही होगा, डर के आगे ही जीत है। जरा सोचो, तुम अरबों खरबों के मालिक हो, कितना इन्वेस्टमेंट तुमने अपनी सुरक्षा पर किया है? बहुत कम। मैं तुम्हें 3 कमांडो ऑफिसर दूंगा, उसकी तो क्या हिम्मत है, वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे अपने जीवन की भीख मांगेगा। एक बात और है, जैसे उसने तुम्हारी कमज़ोर नसों पर हाथ रखा है, तुम भी उसकी कमजोरियां ढूंढो। अच्छा, एक बात सच सच बताना, जब तुम सुसाइड करने जा रहे थे तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? दूर मुझे एक असहाय महिला और उसके साथ रोता बिलखता एक मासूम सा बच्चा। यानी तुम्हें महक और लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। तो कैसे मेरे दोस्त तुम उन दोनों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा सकते हो? बोलो।